हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो 498A। आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे कि 498A केस आप कैसे फाइल कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है, पूरी क्या प्रक्रिया है, आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, इसे कौन फाइल कर सकता है और इन फ्यूचर ताकि आपका केस स्ट्रॉन्ग हो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एज यूजुअल कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी डेली इंपॉर्टेंट लीगल जानकारियां लाते रहते हैं। और दोस्तों, हमें नहीं पता होता कि कौन सी लीगल जानकारी हमारी कब और कहाँ काम आ जाए। तो दोस्तों, बिना देर करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों समझ लेते हैं 498A कानून इसलिए बनाया गया ताकि जो औरतों पे जो क्रूअल्टी हो रही थी, जो क्रूरता हो रही थी, पहले से जो चली आ रही थी फिजिकल और मेंटल क्रूअल्टी, उस पर रोक लगाई जा सके क्योंकि बहुत उनके साथ गलत व्यवहार होता था। तो इस चीज़ पर रोक लगाने के लिए ये कानून लाया गया। अब दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअल में प्रैक्टिकल केस अब हो क्या रहा है कि 70 to 80% केसेस, जितने भी हमारे पास केसेस आते हैं उसमें से 70 से 80% केसेस फेक होते हैं। यानी कि कुछ भी विवाद होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में और वाइफ जो है वो 498A डाल देती है और पति को तो इन्वॉल्व करती ही है, साथ में और घर वालों को भी इन्वॉल्व कर देती है। लेकिन दोस्तों, हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो जो एक्चुअल में पीड़ित है, जो एक्चुअल में प्रताड़ित है, उसके केस में भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। कोर्ट के सामने इतने सारे फेक केसेस आते हैं तो अगर कोई रियल ओरिजिनल केस भी आता है जो एक्चुअल में जो वाइफ जो है वो प्रताड़ित है पति और उसके घर वालों से, तो उस केस को भी कोर्ट उसी नज़रिए से देखती है और उसे वहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता। ऐसा कई बार हो जाता है। मान लीजिए कोई एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं हुए या कोई डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, तो किसी भी कारण से ऐसा हो जाता है। तो इसलिए हमें इस चीज़ का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो मेरी जो वीडियो है ये उन 20 से 30% वाली जो लेडीज़ हैं जो एक्चुअल में प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि वो अगर उनके साथ क्रूअल्टी हो रही है, क्रूरता हो रही है, भले वो फिजिकल क्रूअल्टी हो गई, मेंटल क्रूअल्टी हो गई, किसी भी प्रकार की क्रूरता हो रही है, तो वो 498A केस डालकर कैसे अपने पति और उसके घर वालों को जेल भेज सकती हैं, कैसे उन्हें दंडित करवा सकती हैं। दोस्तों, कई बार हमें सही रास्ते का पता नहीं होता। अगर हमें सही जानकारी मिले, हम उस हिसाब से चले तो हमारा केस स्ट्रांग रहता है, हम कहीं गलती ना करें तो ये भी हमारे लिए अच्छा रहता है। 498A के केस में आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा वुमेन सेल में। अगर आप सोचे कि भाई मैं थाने में जाके जो है कंप्लेन दर्ज करा दूं, FIR दर्ज करा दूं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप थाने जाएंगे भी तो वो लोग आपको कहेंगे कि आप वुमेन सेल में जाइए पहले। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सभी लेडीज़ को जो भी ये वीडियो देख रही हैं, सबसे पहले कहना चाहूँगी कि अगर आपकी कोई भी वैवाहिक जीवन में कोई भी विवाद चल रहा है, मैट्रिमोनियल रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसे आपसी कॉम्प्रोमाइज़ में, आपसी बातचीत से आप सुलझाने की कोशिश करें। बिल्कुल अगर एक्सट्रीम केस हो जाता है कि नहीं हो रहा, नहीं बियर हो रहा, नहीं आप झेल पा रहे हो उस चीज़ को, तो ही आप इस चीज़ में 498A केस की तरफ आप जाएं। वरना आप अपने वैवाहिक जीवन को, अपने घर टूटने से आप बचाएं। अगर आपका समझौता हो जाता है, आपसी बातचीत, मनमुटाव जो भी है वो क्लियर हो जाते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। क्योंकि एक बार आप कोर्ट कचहरी चले गए दोस्तों, तो आपसी इतना मनमुटाव आ जाता है कि चीज़ें अगर आप सुधारना भी चाहें बाद में तो नहीं सुधरती। पुरानी ये सब चीज़ें याद आती हैं कि भाई इसने ऐसे केस डाला था, ऐसे सब किया था, तो ये सब बातें मन में गहन कर जाती हैं। तो इसका 498A केस का पहला स्टेप है कि आपको वुमेन सेल में जाना है। वुमेन सेल में अपनी कंप्लेंट लिखनी है। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपकी जो कंप्लेंट हो वो हैंड रिटन ना हो, वो कंप्यूटर से टाइप की गई हो, क्योंकि हैंड रिटन में कई बार चीज़ें समझ में नहीं आती, वहाँ वो चीज़ गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ पे जो भी आपके साथ क्रूअल्टी हुई है, फिजिकल और मेंटल क्रूअल्टी हुई है, मान लीजिए कोई मारता पीटता है, खाना नहीं देते हैं, कोई इस तरह से एकदम मेंटल आपको टॉर्चर कर रखा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, या कुछ भी अन्य कोई भी केस हो सकता है क्रूअल्टी का, तो वो सब आपको वहाँ लिखवाना है। अपनी प्रॉब्लम पूरी विस्तार से आपको कंप्लेंट में लिखकर वहाँ वुमेन सेल में देनी है और उसकी रिसीविंग ज़रूर ले लेनी है। अब दोस्तों, यहाँ पे वुमेन सेल वाले जो है आपकी कंप्लेंट रिसीव करके फाइल में चढ़ा के आपको एक डेट देंगे। उस डेट पर आपके हस्बैंड को भी बुलाया जाएगा और हस्बैंड के घर वालों को भी बुलाया जाएगा, क्योंकि आप अपनी कंप्लेंट में हस्बैंड और उनके घर वाले सबका नाम लिखवाएंगे। क्योंकि अगर क्रूअल्टी जो है हस्बैंड और उसके घर वालों द्वारा हुई है तो आपको सबका नाम लिखवाना है, और अगर सिर्फ हस्बैंड के द्वारा हुई है तो सिर्फ हस्बैंड का नाम लिखवाना है। तो उसी हिसाब से डेट पर जिन जिन के आपने नाम लिखवाए हैं उस डेट पर उन सबको बुलाया जाएगा और आपको भी बुलाया जाएगा। अब उस डेट पर भी आपको सेम चीज़ बतानी है जो भी आपने अपनी कंप्लेंट में लिखी है। याद रखिएगा, डेट्स का कोई भी किसी भी इंसिडेंट का कोई भी हल्का सा भी फर्क ना हो, क्योंकि फिर ये आपके बयान में गलत चढ़ जाएगा तो ये आपके आगे केस में फिर प्रॉब्लम करेगा आपके लिए।
तो यहाँ पे जो काउंसलर होगा उसकी ये कोशिश रहती है कि आपका घर टूटने से बच जाए। वो आप हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिकंसिलिएशन के लिए कोशिश करेंगे कि अगर आपके जो है आपसी बातचीत से आपके जो मनमुटाव हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो वो इस चीज़ की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, विमेन सेल में शांत रहना है, अग्रेसिव नहीं होना है, मतलब कि अरे आपको गुस्सा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको शांति से बात बतानी है, शांति से जवाब देना है। अगर आप शांत रहेंगे, कम बोलेंगे, तो आपके लिए ही चीज़ें फेवर में रहेंगी। आप जो काउंसलर है वो आपकी पॉजिटिव रहेगा, आपकी तरफ आपके लिए पॉजिटिव रिपोर्ट देगा। जो भी गुस्से में आएगा, रिएक्ट करेगा, तो फिर वो नेगेटिव इंप्रेशन देगा काउंसलर के लिए। अब यहाँ पे काउंसलर दोनों के पक्षों की बात सुनकर अगर आपका सॉर्ट आउट हो जाता है मामला वहीं, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हो पाता है, बात नहीं बनती है, तो फिर काउंसलर एक रिपोर्ट बनाकर जो है वो थाने भेजते हैं। काउंसलर ये कहते हैं कि भाई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो उस हिसाब से फिर पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते हैं। 498A के केस में वो जो आपने बताया, जैसे क्रूरटी हुई है, वो सब मेंशन करके जिन जिन लोगों के आप नाम इन्वॉल्व करवाना चाहती हैं उन लोगों के नाम इन्वॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कार्रवाई चलती है। कार्रवाई में फिर उसके बाद पुलिस जो है चार्जशीट बनाती है, तब आपका केस चलता है 498A का। अब यहाँ पे दोस्तों जिन जिन के आपने नाम इन्वॉल्व करे हैं, हस्बैंड या उनके जो भी घर वाले हैं, उन सबको बेल लेनी पड़ेगी। हो सकता है वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए जाएं। अगर लो कोर्ट से नहीं मिलती है तो फिर वो हाई कोर्ट में जाएं। अगर हाई कोर्ट से नहीं मिलती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएं। तो ये प्रोसीजर आपका 498A के केस में रहता है। फिर आपका आगे केस चलता है। दोस्तों यहाँ आपकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जो बातें आपने विमेन सेल में कही हैं, जो बातें आपने 498A केस में जब आपकी एफआईआर दर्ज हो रही थी तब कही हैं, जो बातें आप आगे केस में कहेंगे, वो सब सेम होनी चाहिए। उन सब में जरा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वहां अंतर हो गया तो आगे फिर जो दूसरे पक्ष के वकील साहब हैं वो कहेंगे कि भाई यहाँ तो आपने कुछ कहा और यहाँ कुछ कह रही हो आप, तो ये तो आप झूठ बोल रही हो। तो वहां फिर आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। वहां फिर आप झूठे साबित हो जाएंगे कोर्ट में, आपका केस वीक हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए, आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रांग हो, आपके पास जो एविडेंसेस हैं, जाहिर सी बात है जो सच होता है दोस्तों उसके आपके पास एविडेंसेस भी होते हैं, सबूत होते हैं, स्ट्रांग होंगे। तो उन सब एविडेंसेस को आप कोर्ट में पेश करें। आपको अच्छा सा लॉयर अपॉइंट करना है जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो और जो आपके लिए इंसाफ के लिए कोर्ट में अच्छे से अपील कर सके। दोस्तों ये था 498A के केस के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे से लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि अगर किसी और कोई जानकारी चाहिए हो तो उसे भी ये जानकारी मिल सके और उसके भी काम आ सके। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।